हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इससे पहले हमारे 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वह नहीं देखे तो आप पहले वह देखिए। इससे आपके बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत अच्छी समझ विकसित होगी। इसी क्रम में ये हमारा पार्ट 3 है। आज हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज या परखनली शिशुओं के बारे में, जिसे IVF टेक्निक भी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या परखनली शिशु। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यह क्या है? गर्भाधान या निषेचन की एक ऐसी प्रक्रिया है। क्या गर्भाधान और निषेचन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अंडाणु शरीर के बाहर परखनली में या प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ निषेचन करवाया जाता है। एक अंडाणु का क्या किया जाता है? शुक्राणु के साथ निषेचन करवाया जाता है, लेकिन वो हमारी जो परखनली या फिर प्रयोगशाला में होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? IVF टेक्निक या IVF गर्भाधान या निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे IVF टेक्निक की। तो ये होता कैसे है उसके बारे में बातचीत करेंगे, इसकी प्रक्रिया के बारे में बातचीत करेंगे। पहला क्या होता है? इस प्रक्रिया में महिला में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को उद्दीप्त या मॉनिटर किया जाता है। पहले तो उद्दीप्त किया जाता है, फिर मॉनिटर किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है, जो महिला होती है, महिला में 2 अंडाशय होते हैं। महिला में 2 अंडाशयों में 1 महीने के अंदर किसी भी एक अंडाशय में 1 अंडे का निर्माण होता है। क्या होता है? 1 अंडे का निर्माण होता है। और फिर जो हमारे फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो 14 दिन के बाद वो अंडा आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर यदि 14 दिन के बाद 2 दिन का समय होता है। 2 दिन के समय में यदि वो महिला समागम करती है, समागम के दौरान यदि उस अंडे को शुक्राणु प्राप्त हो जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वो शुक्राणु अंडाणु से मिलकर निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन वो किसी भी ऐसे कारण की वजह से, जैसे मान लो फेलोपियन किसी ट्यूब किसी की बंद है या कोई भी अन्य कारण है जिसकी वजह से वह शुक्राणु उस अंडे को नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं क्या करती है? IVF टेक्निक को काम में ले सकती है। अब इसमें पहला चरण में क्या किया जाता है? महिला को इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जो 1 महीने में एक अंडाशय से निकलता था, इंजेक्शन देने के बाद एक ही महिला से एक ही बार में हर अंडाशय से 5 से 8 अंडे निकलने शुरू हो जाते हैं। क्या 5 से 8 अंडे निकलने शुरू हो जाते हैं दोनों अंडाशयों से, अर्थात 10 से 15 अंडे हर महीने निकलते हैं उसमें। क्या 10 से 15 अंडे हर महीने निकलते हैं। इसी बात को हम क्या बोलते हैं? उद्दीपित करना। क्या? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया इसको उद्दीपित कर देंगे और फिर उसको मॉनिटर किया जाएगा। जैसे हमारे 10 से 15 अंडे निकले, हमने क्या किया? इंजेक्शन से उन अंडों को बाहर निकाल लिया। तो पहले चरण में क्या किया जाता है? इस प्रक्रिया में महिला में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जाता है। नॉर्मली 1 निकलता है, लेकिन उद्दीप्त करने के बाद 10 से 15 अंडे निकलते हैं हर महीने। क्या करेंगे? उन अंडों को हम बाहर निकाल लेंगे। फिर महिला के अंडाशय से अंडाणु को निकालने के बाद उनको प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ निषेचित कराया जाता है। क्या कराया जाता है? प्रयोगशाला में शुक्राणु के साथ निषेचन करवाया जाता है दूसरी स्टेज में। तीसरी स्टेज में जब निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है उससे हम 4 से 5 दिन का भ्रूण संवर्धन कराएंगे। क्या करेंगे? उसका 4 से 5 दिन तक भ्रूण संवर्धन करवाया जाएगा। अब जो हमने 4 से 5 दिन का भ्रूण बना लिया है, इस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। और उसके बाद तो बल्ले बल्ले मीन्स जो सीधा है, जो प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, और प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद हमारे डिलीवरी के बाद बच्चा हो जाता है। तो हमारी 4 स्टेज है। 4 स्टेज के अंदर आपको दोबारा बता दें। पहली स्टेज के अंदर क्या? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को उद्दीपित किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। दूसरी स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे? अंडाणु को निकाल लेंगे। अंडाणु को निकाल के शुक्राणु के साथ उसका निषेचन कराएंगे। निषेचन कराने के बाद तीसरी स्टेज में निषेचित जो अंडा होगा, निषेचित अंडे का 4 से 5 दिन तक भ्रूण संवर्धन कराया जाएगा। फिर 4 से 5 दिन के बाद भ्रूण संवर्धन कराने के बाद जो हमारा भ्रूण बन जाएगा 4 से 5 दिन का, उस भ्रूण को माता के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। तो यही हमारी क्या IVF तकनीक कहलाती है। तो हमने इस चित्र के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। हमने क्या किया? पहले में एग प्रोडक्शन को दीप्त कर दिया। दूसरी स्टेज में अंडाशय से जो अंडा है उसको बाहर निकाल लिया। तीसरी स्टेज में ये पहले ही हमने क्या स्पर्म को निकाल लिया था। जो इस स्टेज में तीसरी स्टेज में हमने क्या किया? ये चौथी स्टेज मान लीजिए, इसमें अंडाणु और शुक्राणु इनका निषेचन कराया। फिर 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके 4 दिन तक, 4 से 5 दिन तक इसका भ्रूण बनाया
और जो भ्रूण बना इसको माता के गर्भाशय में यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया। तो यही हमारी क्या IVF टेक्निक कहलाती है। इससे क्या है, जो माता बनने में असमर्थ होती है, बंधे होती है, या किसी भी परेशानी की वजह से उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, उनके अंदर ये तकनीक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। उपयोग की बात करें तो दंपतियों को गर्भाधान में इससे सहायता मिलती है। प्रजनन की जो समस्या है इसके समाधान में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। बच्चों में आनुवंशिक समस्याएं होती हैं, इनको आप रोक सकते हो इसके माध्यम से। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। जो IVF टेक्निक है इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों की बात करें क्या है, सबसे पहला नैतिक मुद्दा आता है। गर्भाधान की जो प्राकृतिक तकनीक विधि है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक तो आप सब जानते हैं, प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक जो विधियाँ होती हैं, इस विधि को दरकिनार कर दिया जाता है। तो प्राकृतिक विधि है, इसको दरकिनार कर दिया जाता है, प्रयोगशाला में जीवन को बनाया जा रहा है। तो नैतिक मुद्दा है। ऐसे तो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं ये सब एक तरह से प्रयोगशाला में ही बनने शुरू हो जाएंगे। कानूनी मुद्दे आते हैं। कई बार जो बच्चा बन जाता है उसको जो दंपति है वो स्वीकार करने से मना कर देती है, पिता स्वीकार करने से मना कर देता है, तो बहुत सारे कानूनी मुद्दे भी आ जाते हैं। तीसरी बात जटिल तकनीक है, इतनी आसान नहीं है। इससे महिलाओं को क्या है, काफ़ी सारा दर्द, पेन ये होता है। महंगी तकनीक है, आसानी से जो हमारी गरीब जो महिलाएं होती है या गरीब दंपति है इसका लाभ उठा नहीं सकते। कई बार क्या होता है, इससे जो भ्रूण आरोपित किया जाता है वह समय से पहले ही उसका गर्भपात हो जाता है। इसमें क्या नॉर्मली समय से पहले ही प्रसव हो जाता है। क्या होता है, समय से पहले प्रसव हो जाता है, ये भी इसकी सबसे बड़ी समस्या रहती है। अर्थात बच्चे 9 महीने तक घर में नहीं रह पाते। 7-8 महीने के अंदर ही जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है और बच्चे का जो प्रसव हो जाता है। बात करें जन्म से के समय बच्चे का वजन भी कम ही रहता है, और जन्म के समय हम तो सोचते हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उसमें तो नॉर्मल से भी ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना रहती है। अर्थात उसमें संभावना रहती है कि उसमें कोई ना कोई दोष। अब इसको दूर करने के लिए एक बिल आया था, अतः एक विधेयक आया था, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020। एक आया था हमारा सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इससे संबंधित कुछ और बातें करते हैं। विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था लुइस ब्राउन। क्या था? लुइस ब्राउन, जो हमारे 1978 में जन्मा था। कहाँ पे? मैनचेस्टर में। ये कहाँ पे? हमारे यूनाइटेड किंगडम में मैनचेस्टर नाम की जगह है, वहाँ पे लुइस ब्राउन ने जन्म लिया था 1978 में। ये हमारे विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। और भारत की बात करें तो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी हमारे दुर्गा, और ये इसको कनुप्रिया अग्रवाल भी कहते हैं। तो इसी का नाम था हमारा क्या? कनुप्रिया अग्रवाल या फिर दुर्गा। ये हमारी पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इनके पीछे भी एक बहुत बढ़िया कहानी है कि जब इसका जन्म जिस वैज्ञानिक ने दिया था तो इसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। क्या? इसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और इसकी सब जगह भर्त्सना की गई, अर्थात इसका विरोध किया गया, इसको सब जगह से बुराई मिली। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जो हमारे इसके वैज्ञानिक थे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्यु के भी काफ़ी सालों के बाद में इनका जो किया गया कार्य था इसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो कई बार क्या है, हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं उनके जो उस समय जिस समय उनको जिसका क्रेडिट मिलना चाहिए उस समय उनका क्रेडिट उनको नहीं मिल पाता। तो ये भी हमारी कुछ विडम्बनाएं होती है समय के साथ। तो हम याद रखेंगे भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? दुर्गा या फिर हमारा कनुप्रिया अग्रवाल। अब एक बीमारी होती है हमारी जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी। कौन सी? माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी, जिसे MRT भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी का मतलब होता है कि जैसे जो हमारी महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल समस्या रहती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रियल समस्या होती है। आपको ये तो पता ही होगा। क्या होता है? ये तो पता ही होगा कि जैसे हमारा जो कोशिका होती है, कोशिका में एक केंद्रक होता है। तो आपको ये तो पता होगा कोशिका में जो DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है। कोशिका में DNA 2-3 जगह पाया जाता है। एक तो हमारे केंद्रक में पाया जाता है, एक हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो 2 जगह तो खास खास होती है। क्या? 2 जगह तो खास खास होती है जहाँ पे DNA पाया जाता है। अब यदि माता का जो DNA, माता का DNA की बात करें, जो हमारे अंडाणु है, अंडाणु का DNA, तो DNA जो माइटोकॉन्ड्रिया है अंडाणु के अंदर, उस DNA में यदि दोष है या कोई कमी है, तो बच्चे के अंदर जब वो माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा तो बच्चे के अंदर भी वह दोष होगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए हमने एक तकनीक अपनाई है। तकनीक का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे 3 पेरेंट बेबी भी कहते हैं।
तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यह IVF का ही एक प्रकार होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करें तो ये भी क्या होता है, IVF का ही एक प्रकार है। इसमें IVF प्रक्रिया के दौरान जैविक माता होती है, जो जैविक माता है, जो असली रियल माता है, इनके दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल DNA को डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल DNA से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्या होता है इसके अंदर, इसमें IVF प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, जैविक माता के जो दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल DNA, उस DNA को डोनर माता के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल DNA से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। बात करें तो इस प्रकार उत्पन्न जो संतान होगी, इस प्रकार उत्पन्न संतान में जैविक माता पिता के नाभिकीय DNA के साथ साथ दाता या डोनर महिला के माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी उपस्थित होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं तीनों के हो जाते हैं, माता के, पिता के और डोनर जो महिला होते हैं, तीनों का DNA होता है। माता और पिता का तो केंद्रक होता है, दोनों के मिलने के बाद युग्मनज का जो केंद्रक बना वो तो माता पिता का हो गया, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA होता है वो डोनर महिला का DNA होता है। तो इस तरह इस एक बेबी के अंदर 3 लोगों का DNA आ जाता है। इसी कारण इस बच्चे को 3 पेरेंट बेबी भी कहा जाता है, जिसके 3 माता पिता है। इस बच्चे में आधारभूत विशेषताएं अपरिवर्तित रहती है। क्या होती है, आधारभूत विशेषताएं होती है कि मेन चीज देखिए, बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये बच्चा किस पे गया है, तो कभी भी चांस नहीं है कि ये डोनर महिला पे चला जाए। क्यों, क्योंकि हम ही जानते हैं कि रंग, ऊंचाई, बुद्धिमत्ता, आंखों का रंग, ये सब तो उसके माता पिता से ही मिलेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैविक माता से 20,000 से अधिक जीन, वहीं तो डोनर महिला से माइटोकॉन्ड्रिया में केवल 37 जीनों का योगदान होता है। तो माता पिता के 20,000 जीन और जो हमारी डोनर महिला है इसके केवल 37 जीन, तो 37 जीन का इतना प्रभाव नहीं रहता है जिसका जितना प्रभाव हमारे माता पिता से रहता है, जो कितने देते हैं, 20,000 जीन से भी ऊपर देते हैं। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर। तो ये टेक्निक है, रिप्लेसमेंट थेरेपी है, उसके प्रकार देखें तो ये 2 प्रकार हैं इसके। कौन कौन से 2 प्रकार हैं उनके बारे में बात करें तो MRT के प्रकार देखें तो एक तो हम स्पिंडल ट्रांसफर करके और एक प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर करके, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्पिंडल ट्रांसफर करके किस तरह से MRT किया जा सकता है। सबसे पहले हमने लिया जो महिला है, क्या ये महिला है, माता है, इसका हमने अंडाणु लिया। अंडाणु के क्या है कि वो स्टेज ली जिसमें हमने क्या है, जो स्पिंडल्स बन रहे। स्पिंडल्स का मतलब जैसे आपने कोशिका विभाजन कभी देखा हो, उसके अंदर जो समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, इसके अंदर जो मेटाफेज अवस्था होती है, जो होती है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, 4 अवस्थाएं होती है कोशिका विभाजन की। तो इसमें प्रोफेज के बाद आती है हमारे मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था में सारे के सारे जो गुणसूत्र होते हैं ये बीच में क्या एक प्लेट बना के स्थित हो जाते हैं, जैसे एक प्लेट है, इस प्लेट के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो यही हमारी कौन सी स्पिंडल अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, यही हमारी क्या स्पिंडल अवस्था होती है। और इसी स्पिंडल अवस्था के दौरान ही क्या है, हमारे गुणसूत्रों को केंद्रक से कोशिका से बाहर निकाल लिया जाता है। तो हमने क्या है, ये स्पिंडल है, स्पिंडल को बाहर निकाल लिया, और जो हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो खराब है, जो बेकार है, उनको हमने अलग कोशिका से अलग कर लिया। अब स्पिंडल लिया और स्पिंडल को क्या किया, हमने एक स्वस्थ माता ली, स्वस्थ महिला ली, और स्वस्थ महिला का केंद्र वो लिया हमने, क्या कहते हैं, अंडाणु लिया, स्वस्थ महिला का अंडाणु लिया। अब स्वस्थ महिला के अंडाणु से हमने क्या किया, स्पिंडल को अलग कर लिया और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया इनको अलग कर लिया। अब तीनों को एक साथ क्या किया, तीनों को एक साथ, मतलब हमारे एक तो स्पिंडल्स, इसको शुक्राणु, और तीसरा हमारा जो डोनर महिला है इसके जो माइटोकॉन्ड्रियल वाला जो अंडाणु है, तीनों को एक ही साथ संयोजन करा दिया। और संयोजन करा के एक कोशिका बना ली, और एक कोशिका से हमने क्या बना, भ्रूण का निर्माण कर लिया। अब भ्रूण का निर्माण करके और इसको क्या किया, जो माता है, क्या है, जो माता है उस माता के अंदर ट्रांसफर कर दिया। हमने इस माता के गर्भ में इसका ट्रांसफर कर दिया। तो ये हमारी तकनीक है, कौन सी, स्पिंडल ट्रांसफर तकनीक। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसान तकनीक थी, वैसे तो आप समझ जाएंगे इसको। फिर दूसरा होता है हमारा प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। कौन सी आती है, प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक की बात करें तो इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोन्यूक्लियर का ट्रांसफर किया जाता है। कि इसमें क्या होता है, प्रोन्यूक्लियर का ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि हमारे जो मदर है, मदर एग है, इसमें क्या है, जैसे ये मदर एग है, इसमें शुक्राणु आया, इस शुक्राणु से इसका
जो निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद दोनों के दोनों के केंद्र माता के और पिता के दोनों केंद्र जुड़ जाते और जुड़ के युग्मज बना लेते हैं। तो युग्मज बनने के बाद दोनों के जो केंद्र जुड़ चुके हैं, अर्थात केंद्र जुड़ने के बाद इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रो न्यूक्लियर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रो न्यूक्लियर कहते हैं। और कोशिका से हमने क्या किया, इस प्रो न्यूक्लियर को अलग किया। दूसरी माता है, दूसरी माता के में भी हमने क्या है, शुक्राणु को प्रवेश कराया, प्रवेश करा के इसका भी प्रो न्यूक्लियर बन गया। अब प्रो न्यूक्लियर की बात करें तो प्रो न्यूक्लियर से इसका प्रो न्यूक्लियर निकाल के और उसको नष्ट कर दिया, यहाँ पे नष्ट कर दिया इसको, और एक खाली अंडा बचा लिया। और जो हमारे जो रियल माता पिता है उसके जो प्रो न्यूक्लियर है इसके अंदर प्रवेश करा दिया। प्रवेश करा के फिर हमने एक कोशिका बनाई, कोशिका से हमने कोशिका का झुंड बनाया, मतलब हमने भ्रूण बनाया और इसको माता के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो हमने क्या किया, इसके अंदर प्रो न्यूक्लियर का ट्रांसफर किया है। तो दो ही तरीके थे हमारे इसके हमारी तकनीक के, तो हमने दोनों को देख लिया है। बहुत ही सिंपल तकनीक है, यदि आप समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो दोनों तकनीकें हमारे जो स्पिंडल ट्रांसफर और प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की। अब आगे बात करें इस तकनीक के उपयोग की। तकनीक के उपयोग की बात करें तो दंपतियों को गर्भाधान में इससे सहायता मिलती है। गर्भाधान में क्या है, इससे सहायता मिलती है। प्रजनन की जो समस्या है इसके समाधान में मदद मिलती है। बच्चे में आनुवंशिक समस्याएं हैं, इनको रोका जा सकता है। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल तकनीक में दिक्कतें आती है उस दिक्कतों को रोका जा सकता है। अब अगली आती है हमारी एक तकनीक आती है जिसे क्या कहते हैं, सैरोगेसी। क्या कहते हैं, सैरोगेसी। सैरोगेसी की बात करें, सैरोगेसी का अर्थ होता है किराए की कोख। सैरोगेसी का अर्थ क्या होता है, किराए की कोख होता है। इसके तहत क्या होता है, एक महिला जिसको हम क्या कहते हैं, सैरोगेट माता कहते हैं, और एक दंपति अर्थात पति पत्नी, ये कोई व्यक्ति हो सकता है, दंपति ना हो तो कोई आदमी भी हो सकता है। ठीक है, गर्भाधान, गर्भावस्था और बच्चे के जन्म से संबंध तीनों चीज होती है इसके अंदर। इनके बीच में गर्भाधान की, गर्भावस्था की और बच्चे के जन्म से संबंध में अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। किस किस के बीच में, सैरोगेट माता के बीच में और दंपति व्यक्ति या फिर व्यक्ति के बीच में क्या किया जाता है, अनुबंध किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, सैरोगेसी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे ये कौन कौन होते हैं। पहले सेम सेक्स वाले जो कपल होते हैं, अर्थात जो पुरुष पुरुष शादी कर लेते हैं, या फिर हेट्रोसेक्सुअल कपल्स होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों, या फिर सिंगल वुमन सिंगल मैन, ये भी क्या सैरोगेसी के लिए कर सकते हैं। और जेस्टेशनल कैरियर होती है, क्या होती है, जेस्टेशनल कैरियर का मतलब कि जो सैरोगेसी करने वाली जो माता होती है, ये महिला होती है, ये दान के रूप में करती है, न कि पैसे लेके। कभी भी सैरोगेसी पैसे लेके नहीं की जा सकती, ये एक तरह से दान के रूप में या सहयोग के रूप में या उपकार के रूप में ही की जा सकती है। अब बात करते हैं सैरोगेसी की। सैरोगेसी कितने तरह की होती है, सैरोगेसी के प्रकार देखें। पहले आता हमारा तकनीक के आधार पर। तकनीक के आधार पर हमारे दो प्रकार की सैरोगेसी होती है, एक ट्रेडिशनल सैरोगेसी, एक होती है हमारा जेस्टेशनल सैरोगेसी। कौन कौन सी तकनीक के आधार पर दो होती है हमारी, एक तो ट्रेडिशनल सैरोगेसी और एक होती है हमारी जेस्टेशनल सैरोगेसी। तो इनके बारे में देखिए क्या क्या होता है। दूसरा हमारा होता है उद्देश्य के आधार पे। क्या होता है, उद्देश्य के आधार पे देखिए, तो एक हमारा अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी होता है और एक कमर्शियल सैरोगेसी। तो और अल्ट्रुइस्टिक सैरोगेसी होती है तो यह केवल एक पुण्य कमाने के लिए जो महिला होती है, डोनर महिला, तो यह सहयोग करती है। दूसरा हमारा कमर्शियल सैरोगेसी, इसके अंदर क्या पैसे लेकर सैरोगेसी की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, उद्देश्य के आधार पर पैसे लेके सैरोगेसी की जाती है। अब हम देखें तो हमारे पहला था हमारा कौन सा, तकनीक के आधार पर। एक तो ट्रेडिशनल सैरोगेसी होता है और एक जेस्टेशनल सैरोगेसी होती है। तो इनके प्रकार देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ट्रेडिशनल या पारंपरिक सैरोगेसी की बात करें तो ये क्या होती है। इस प्रकार की सैरोगेसी में अपना बच्चा चाहने वाला व्यक्ति या पिता की शुक्राणुओं को सैरोगेट माता के अंडाणुओं के साथ आईवीएफ तकनीक के द्वारा निषेचित करवा के जो भ्रूण तैयार होता है इसको सैरोगेट माता के गर्भाशय में ही प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया, माता कौन सी, सैरोगेट है, और पिता कौन है, दोनों में से एक। जो दंपति है, दंपति में से पिता है, उसके शुक्राणु को ले लेंगे और जो सैरोगेट माता है उसके अंडाणु के साथ आईवीएफ तकनीक के जरिए उनका निषेचन करवाया जाता है और सैरोगेट माता के गर्भाशय में उसका प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। इस तकनीक से जो बच्चा उत्पन्न होगा उसमें जेनेटिक प्रभाव उसके केवल पिता के होंगे और सैरोगेट माता के होंगे। जो उनकी माता है, रियल माता दंपति में, उसके गुण उसमें नहीं होते।
बात करें जेस्टेशनल सरोगेसी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार की सरोगेसी में अपना बच्चा चाहने वाला माता पिता दोनों के अंडाणु और शुक्राणु को आईवीएफ तकनीक के द्वारा निषेचित करवा के जो तैयार भ्रूण होता है उसको सरोगेट माता के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। जो सरोगेट माता है उसके गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो इस तकनीक में जो हमारा बच्चा जन्म लेता है उसमें जेनेटिक प्रभाव उसके रियल माता पिता होते हैं, उन्हीं के आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशनल सरोगेसी कहते हैं। और ये दोनों के दोनों ही हमारे अलाउ है, जेस्टेशनल सरोगेसी और जो हमारा अल्ट्रोस्ट ये कौन सी सरोगेसी, इंटेंडेड ट्रेडिशनल सरोगेसी, दोनों हमारे अलाउ है देश के अंदर। अब उपयोग की बात करें सरोगेसी के अंदर, उपयोग की बात करें तो संतान प्राप्त करने के लिए जब दंपति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती तभी इसका उपयोग कर सकते हैं। गर्भधारण महिला के लिए घातक हो, अर्थात यदि महिला गर्भधारण करती है तो महिला इससे मर भी सकती है, तभी ऐसा किया जा सकता है। या फिर एकल व्यक्ति संतान चाहता हो, जैसे हमारे जो करण जौहर है वो अकेले हैं लेकिन उनके फिर भी दो लड़कियां हैं। जो हमारी मिस यूनिवर्स थी, मिस यूनिवर्स का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उनके भी कुछ बच्चे, एक या दो बच्चे हैं। तो ये सब सरोगेसी के जरिए ही हुए हैं। तो हम इसको देख सकते हैं। हमारे ऐश्वर्या राय के तो बिना सरोगेसी ही हो गए। अब बात करते हैं हमारे सरोगेसी विनिमय बिल की बात करते हैं। सरोगेसी विनिमय बिल की बात करें 2019 के अंदर आया था, इसके कुछ नियम थे। नियम की बात करें तो यह बिल क्या करता है, वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है। अर्थात जो पैसे लेके सरोगेसी करते हैं, यदि आपने सिम्मी मूवी देखी है, कौन सी सिम्मी मूवी, सिम्मी नहीं है मिम्मी मूवी है, मिन्नी है कि मिम्मी है, लेकिन वो एक मूवी है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो पंकज कपूर रहते हैं, साथ ही साथ जो एक लड़की रहती है हीरोइन जिसमें कृति सेनन हीरोइन रहती है, तो उसके अंदर इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो वाणिज्यिक सरोगेसी मतलब पैसे लेके जो सरोगेसी करते हैं, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और जो नैतिक परोपकारी सरोगेसी है, इसी की अनुमति दी है यदि आप कोई महिला या कोई लड़की परोपकार के रूप में सरोगेसी करना चाहती है तो ही उसको अनुमति है। बात करते हैं इसके नियम में क्या क्या नियम है, इस अधिनियम में कौन कौन से नियम है। बात करें पात्र लाभार्थी कौन होंगे, केवल भारतीय युगल ही इसका लाभ उठा सकते हैं, किसका, सरोगेसी का। दूसरा, महिलाओं के लिए तो 23 से 50 साल के जो पुरुष है वो की महिला है, और पुरुष की बात करें तो 26 से 55 साल के जो पुरुष है वो होना चाहिए। महिला तो क्या है 23 से 50 साल की होनी चाहिए, और पुरुष की बात करें तो 26 से 55 साल। अब आप देखेंगे कम से कम उनकी शादी को 5 साल हो जानी चाहिए, अर्थात वह बच्चे ट्राई करने की कोशिश उन्होंने 5 साल तक कर ली। अब समझ में आ गया, जब उनके बच्चा नहीं होगा तो 5 साल तक ट्राई करने के बाद महिला तो 18 और 5 23 साल की हो जाएगी, और पुरुष 21 और 5 26 साल के हो जाएंगे, तो ही वो सरोगेसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अनिवार्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए कि, और साथ ही साथ पात्रता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कि डॉक्टर से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ यदि ये गर्भधारण करेंगे या फिर इनका गर्भधारण इस वजह से नहीं हो पा रहा है, तभी वो सरोगेसी कर सकते हैं। सरोगेसी या सरोगेट को इच्छुक जोड़े का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, अर्थात जो महिला जो लड़की जिसको सरोगेट मदर के रूप में चुना गया है वह जो जोड़ा है उसका करीबी रिश्तेदार ही होगी। साथ ही साथ वह महिला विवाहित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, विवाहित महिला होनी चाहिए जिसका खुद का एक बच्चा हो, जिसका क्या खुद का एक बच्चा हो, वह महिला होनी चाहिए। बात करें उसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो महिला है उसकी खुद की आयु 25 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और उसके पहली बार वह सरोगेट करे, अर्थात तो उसने पहले कभी सरोगेट नहीं किया गया हो। प्रमाणित रूप से वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होनी चाहिए। जो महिला है जो सरोगेट करने की इच्छुक है, तैयार है, वह क्या है शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होनी चाहिए। सरोगेट को गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद बीमा कवरेज भी दिया जाना चाहिए कि यदि कोई भी गड़बड़ होती है उस महिला के साथ स्वास्थ्य में, तो उसको बीमा होना चाहिए कि उसके साथ कोई भी गड़बड़ होती है तो उसको पैसा मिले। इच्छुक दंपति है, इनको सरोगेसी के से जो भी बच्चा पैदा होगा उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। वो ये नहीं कह सकते लड़की हो गई तो छोड़ देंगे, बीमार है तो छोड़ देंगे, किसी भी हालत में जो बच्चा होगा जो सरोगेसी करवाएंगे उनको वापस लेना होगा। नवजात शिशु उन सभी अधिकारों और विशेष अधिकारों का हकदार होगा जो एक प्राकृतिक बच्चा होता है। ये प्रौंतिक नहीं है, ये प्राकृतिक है, ये वापस प्रौंतिक लिखा गया प्राकृतिक की जगह। तो एक प्राकृतिक बच्चे को जो उपलब्ध होते हैं वो सारे अधिकार उसको भी प्राप्त होंगे।
जब सरोगेसी की बात आती है तो कोई भी लिंग चयन नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता हमें तो लड़का चाहिए था या लड़की चाहिए थी, जो होगा वही होगा। तो इसकी बात करें तो सरोगेसी के दौरान क्या होता है, लिंग चयन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बात करें देश में सभी सरोगेसी क्लिनिकों को सरोगेसी या इससे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनको करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के द्वारा पंजीकृत होने की आवश्यकता, अर्थात उनको जो प्राधिकारी है उनसे रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। जहाँ पे सही रजिस्ट्रेशन हो वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्डों का गठन भी किया जाना जरूरी है। ये तो हमने सरोगेसी के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे क्लोनिंग के बारे में। किसके बारे में, क्लोनिंग के बारे में बातचीत करते हैं। क्लोन क्या है, एक ऐसी जीवित जैविक संरचना होती है। सबसे पहले बात करें क्लोन क्या होता है। क्लोन क्या होता है, एक ऐसी जैविक संरचना है जो एकमात्र जनक से अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न होता है। अर्थात इसमें क्या है, जनक क्या होता है, एक ही होता है और उस जनक से क्या होता है, अलैंगिक विधि के द्वारा क्लोन या नया जीव उत्पन्न किया जाता है। एक मिनट, तो हम देख रहे थे क्लोनिंग के बारे में। क्लोन की बात करें तो क्लोन क्या होता है, एक ऐसी जैविक संरचना होती है जो क्या एकमात्र जनक से अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न होता है। बात करें जो उत्पादित क्लोन होगा, अर्थात जो बच्चा के जो जीव क्लोन के जरिए उत्पन्न हुआ है, उत्पादित क्लोन अपने जनक से, अर्थात वैसे तो कोई भी जीव होता है माता या पिता, अर्थात तो दो जीवों की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्लोन के लिए दो जीवों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये केवल एक ही जीव से, किससे, एक ही जीव से हमारे क्लोन बन जाता है। तो इसके बारे में हम समझ सकते हैं। बात करें हम, उत्पादित जो क्लोन है अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है, वैसा का वैसा ही होता है जैसा जनक होता है। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही जीव से इसका निर्माण किया गया है। तो जो जो क्लोन बनेगा वो हमारे जो जनक जीव है उसे शारीरिक और आनुवंशिक रूप से सेम टू सेम वैसा का वैसा होगा जैसा कि हमारा जनक जीव है। इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। तो क्लोन के बारे में बात करें तो किसी जीव का प्रतिरूप बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। कोई भी जीव है जिसका प्रतिरूप बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग की दो तकनीकें होती हैं। क्लोनिंग करने की दो तकनीकें होती है, एक तो होता है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग, एक होता है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो दो ही तरीके हैं जिनके माध्यम से हम क्लोनिंग कर सकते हैं। पहली तकनीक आती है हमारी आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग। क्या होता है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग की बात करें तो ये क्लोनिंग की एक परंपरागत तकनीक होती है, अर्थात सदियों से हम इसको ही काम में लेते आ रहे हैं। जैसे हमने एक पुरानी मूवी थी जिसमें क्लोनिंग के ऊपर बनी हुई थी, ये अर्नोल्ड की मूवी थी। जो अर्नोल्ड होते हैं, अर्नोल्ड एक हीरो है हॉलीवुड का जिसने टर्मिनेटर मूवी भी बनाई थी। तो क्लोनिंग के जरिए उसकी भी एक मूवी थी, तो बहुत अच्छी मूवी थी, मूवी का नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छी मूवी थी। इसी पे आधारित थी हमारी आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग पे। इस प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से जो भ्रूण विकसित होता है उन कोशिकाओं को आराम में ही अलग अलग कर दिया जाता है। क्या करते हैं, आराम में ही उसको अलग अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जो भ्रूण कोशिकाएं बनती हैं उनको अलग अलग मादाओं के गर्भ में प्रत्यारोपित कर देते हैं। और अलग अलग मादाओं के जो गर्भ में प्रत्यारोपित करने के बाद जो जीव प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, परस्पर क्लोन होते हैं, लगभग एक जैसे दिखने वाले ही होते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया कि जैसे हमारी ये एक भेड़ है, क्या है, ये एक ओरिजिनल भेड़ है। इससे निषेचन हुआ, निषेचन से हमारी 16 कोशिकीय ब्लास्टुला बना। 16 कोशिकीय ब्लास्टुला से एक एक कोशिका को, जैसे एक ये एक ये एक ये एक ये, इनको 4 अलग अलग जगह कर लिया। जब हमारे प्रयोगशाला में इनको संवर्धित किया, संवर्धित करने के बाद भ्रूण बना और इन भ्रूण को 4 अलग अलग मादाओं के गर्भ में ट्रांसफर या ट्रांसप्लांट कर दिया। ट्रांसफर प्लांट करने के बाद जो जीव बना वो सब के सेम बने, 1 2 3 और 4, चारों के चारों सेम के सेम जो हमारे कॉपीज बनते हैं अर्थात क्लोन बनते हैं। तो यही हमारी टेक्निक होती है। पहली टेक्निक थी
जो हमारी क्या आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग थी। अब आती है दूसरी तकनीक जिसे हम कहते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र की बात करें तो ये क्लोनिंग की आधुनिक तकनीक है। ये क्या क्लोनिंग की आधुनिक तकनीक है? जिस जीव का क्लोन तैयार करना है, क्या करना है? जिस जीव का क्लोनिंग के जरिए क्लोन तैयार करना है, उसकी काय कोशिका से क्या करेंगे? केंद्र को पृथक कर देंगे। क्या करेंगे? केंद्र को पृथक कर देंगे। जिस जीव के गर्भाशय में भ्रूण को प्रतिस्थापित करना है, उससे हम क्या करेंगे? अंडाणु को ले लेंगे। अर्थात जो माता है जिसके गर्भ में हम क्या है एम्ब्रियो को या भ्रूण को ट्रांसफर करने वाले हैं, उसका अंडाणु ले लेंगे और उसके केंद्र को भी वहाँ से हटा देंगे। तो आप दोनों को समझ सकते हैं। जिस जीव का हमें क्लोन तैयार करना है उसकी काय कोशिका लेंगे, काय कोशिका लेके उसके केंद्र को अलग कर देंगे। और दूसरी बात, जिस मादा के गर्भ में हमें भ्रूण को ट्रांसफर करना है उस मादा का अंडाणु लेंगे और अंडाणु से केंद्रक पृथक कर लेंगे। दाता कोशिका से प्राप्त जो केंद्रक है उस केंद्रक को केंद्रक रहित जो अंडाणु है उसमें समायोजित कर दिया जाएगा, अर्थात उसमें डाल दिया जाएगा। अब ये जो अंडाणु है इसको रासायनिक उपचार के पश्चात इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देंगे उसके अंदर कोशिका विभाजन शुरू हो जाएगा, अर्थात फिर इसमें क्या भ्रूणीय संवर्धन होना शुरू कर देगा। 4-5 दिन के बाद जब संवर्धित भ्रूण हो जाता है तो इस भ्रूण को मादा के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। उसके बाद सेम वही प्रक्रिया होती है जो नॉर्मल प्रजनन की प्रक्रिया होती है वही। तो इसको चित्र के माध्यम से देखें तो इसमें उस माता का अंडा लेंगे जिसमें से केंद्र को निकाल के नष्ट कर देंगे। जो कायी कोशिका है जिसका हमें क्लोन तैयार करना है वो कोशिका को लेंगे, उसके क्या केंद्र को बाहर निकाला और इस अंडे में इस केंद्र को मिला दिया। फिर इसके बाद क्या किया? इलेक्ट्रिक शॉक दिया। इलेक्ट्रिक शॉक देके उसको संवर्धित किया, संवर्धित करके और उससे हमने गर्भ बनाए और क्या कहते हैं भ्रूण बनाया और उसको माता के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया। और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद वही प्रक्रिया होती है जो नॉर्मली प्रजनन की तकनीकें होती है उसके अनुसार आगे प्रक्रिया चलती रहती है। अब बात करेंगे हम क्लोनिंग की। तो क्लोनिंग की प्रकार की, क्लोनिंग कितने प्रकार का होता है उसकी बात करें तो क्लोनिंग के प्रकार की बात करें तो क्लोनिंग हमारे एक तो हमारी जनन क्लोनिंग होती है। क्या होती है? जनन क्लोनिंग होती है। एक होती है हमारी चिकित्सकीय क्लोनिंग। क्या होती है? एक तो हमारी जनन क्लोनिंग होती है और एक होती है हमारी चिकित्सकीय क्लोनिंग। पहले की बात करें हमारी जनन क्लोनिंग की। जनन क्लोनिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत क्लोनिंग तकनीक का उपयोग, जो हमारी क्लोनिंग तकनीक होती है इसका उपयोग करके किसी जीव की प्राकृतिक प्रतियां तैयार की जाती है कि किसी भी जीव की प्रतिक्रिया तैयार की जाती है क्लोनिंग के अंतर्गत, अर्थात एक नया जीव प्राप्त किया जाता है। जनन क्लोनिंग में दो तरह की होती है, एक तो मानव की क्लोनिंग, एक पशुओं की क्लोनिंग। क्या है? मानव की क्लोनिंग भी कर सकते हैं हम, पशुओं की क्लोनिंग भी कर सकते हैं। सेम टू सेम था जैसे हमने अभी देखा था वही तकनीक। एक होती है हमारी चिकित्सकीय क्लोनिंग। क्या होती है? चिकित्सकीय क्लोनिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत क्लोनिंग तकनीक का उपयोग करके जो हमारे क्षतिग्रस्त उत्तक होते हैं, बीमार उत्तक होते हैं, उन अंगों की मरम्मत करना या फिर उनको प्रतिस्थापित करने के लिए भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं का उत्पादन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भ्रूणीय जो स्तंभ कोशिकाएं होती है उनका उत्पादन किया जा सकता है। किसके अंदर? हमारे चिकित्सकीय क्लोनिंग के अंदर। तो हमने दो तकनीक देखी, एक तो चिकित्सकीय क्लोनिंग और एक आती है हमारी भ्रूणीय क्लोनिंग या फिर हमारी जनन क्लोनिंग होती है। तो दो ही तकनीकें हमारी। तो हमारी चिकित्सीय हमारी जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल से हम क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं। वैसे हमने ये तकनीक तो पहले भी देख ली थी। अब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर क्लोनिंग की। तो महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, दुनिया का पहला पशु क्लोन कौन है? डॉली भेड़। क्या? डली नहीं है, ये डॉली है, ये डॉली भेड़ है। तो डॉली भेड़ की बात करें तो दुनिया का पहला पशु क्लोन कौन है? डॉली भेड़। और बात करें भारत का पहला पशु क्लोन कौन है? समरूप, गरिमा, महिमा। ये तीनों के तीनों क्या है? भैंस है। ये हमारी क्लोन है। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट ऑफ, ये कहाँ की? हरियाणा की जो करनाल में इसका निर्माण किया गया है। तो हमारे इयान विल्मुट साहब है। ये कौन? इयान विल्मुट, जिन्होंने ये डॉली भेड़ बनाई है। तो आप इसको याद रखेंगे। यदि आपको ये वैज्ञानिक का नाम भी याद रहे तो बहुत अच्छा है। इनका नाम क्या है? इयान विल्मुट। और हमारी जो भैंस है, जो गरिमा भैंस है, तो गरिमा भैंस की चित्र भी देख सकते हैं। भैंस सब अक्सर। अब बात करें क्लोनिंग की। तो क्लोनिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? क्लोनिंग से क्या है? जो संकटग्रस्त और विलुप्ति की कगार पे जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करना संभव होता है। जो कृत्रिम अंग है इनका विकास संभव होता है, जो अंग प्रत्यारोपण में काम आते हैं।
एफ ही नहीं है, कृत्रिम है यहाँ पे। ये क्या है यहाँ पे, कृत्रिम है। कृत्रिम अंगों का विकास संभव होता है। इससे क्या होता है, कृत्रिम अंगों का विकास संभव होता है जो अंग प्रत्यारोपण में उपयोगी होते हैं। बात करें क्लोनिंग की, तो क्लोनिंग और डीएनए पुनर्सृजन तकनीक की सहायता से, क्या क्लोनिंग और डीएनए पुनर्सृजन तकनीक की सहायता से अभिष्ट गुणों वाले जो जीवों का विकास संभव हुआ है। इससे क्या, अभिष्ट गुणों वाले जो जीव है उनका विकास जाके संभव हुआ है। जीवन के विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है। क्या, जीवन के विकास की जो प्रक्रिया है उसको समझने में ये सहायता करता है। अब हम बात करें क्लोनिंग से संबंधित जुड़ी हुई चिंताएं, अर्थात तो ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो क्लोनिंग के जरिए दिक्कत आ सकती है, उन दिक्कतों के बारे में बात करें। पहली बात तो ये तकनीक क्या है, बहुत ज़्यादा महंगी है, अर्थात ये इस तकनीक का उपयोग क्या गरीब लोग नहीं कर सकते, ये गरीबों से संबंधित कोई तकनीक नहीं है। दूसरी बात, मानव क्लोनिंग का जोखिम रहता है, अर्थात कोई भी वैज्ञानिक क्या कर सकता है, मानव का क्लोन तैयार कर सकता है, और मानव का क्लोन तैयार कर देगा तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अमिताभ बच्चन का ही क्लोन यदि कोई तैयार कर देगा तो फिर तो गड़बड़ी गड़बड़ है। फिर क्लोन की बात करें तो क्लोन में अनेक जन्मजात बीमारियां, कमजोरियां पाई जाती हैं। जो क्लोन तैयार होते हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां होती है, गड़बड़ियां होती है। उपयोग और अभिष्ट नस्लों को बढ़ावा देने से आनुवंशिक विविधता कम हो जाती है। जो उपयोगी और अभिष्ट नस्ल है इनको बढ़ावा देने से क्या होगा, आनुवंशिक विविधता कम हो जाएगी। चिकित्सकीय क्लोनिंग के दौरान भ्रूण नष्ट हो जाता है। कई बार क्या है, बार बार आप चिकित्सकीय क्लोनिंग करते हो तो भ्रूण नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको नैतिक आधार पर हतोत्साहित किया जाता है कि बार बार आप भ्रूण को बना के भ्रूण को नष्ट नहीं कर सकते हो, और ये नैतिक रूप से गलत है। कुछ मामलों में क्लोनिंग से प्राप्त जो अंग होते हैं ये प्रत्यारोपण के दौरान शरीर के द्वारा नकार दिए जाते हैं, शरीर स्वीकार नहीं करता इनको, तो इस तरह से हमारी जो सारी प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया बेकार चली जाती है। तो इसलिए हमारी ये तकनीक में कुछ कमियां हैं। ये तो हमने जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी देखी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें जैव सूचना विज्ञान। नॉन बायोटेक टेक्नोलॉजी, जेनेटिक बायोटेक के अंदर पहला टॉपिक रहता है हमारा कौन सा, जैव सूचना विज्ञान। जैव सूचना विज्ञान के बारे में हम बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, क्या क्या, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी दोनों का उपयोग जैविक आंकड़ों का संकलन, भंडारण और विश्लेषण तीनों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जैविक आंकड़ों के संकलन, भंडारण और विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जैव सूचना विज्ञान कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, हम जैव सूचना विज्ञान कहेंगे। अब जैव सूचना विज्ञान की बात करें तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, डीएनए मैपिंग में, विश्लेषण में, जैसे हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसके अंदर प्रोटीन अनुक्रम के विश्लेषण में, जानलेवा बीमारी के लिए जो उत्तरदायी जीन है उसका पता लगाने में, औषधि के निर्माण में हमारे इसका उपयोग किया जा सकता है। हमारे डीएनए में आप देख सकते हो, वैसे तो हम बार बार डीएनए को देख रहे हैं, 5-3 का क्रम यह है, 3-5 का क्रम ये है। तो हमारे इधर से ये जाता है, इधर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ ये जा रहा है। जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, टी का मतलब थायमिन, ए का मतलब एडेनोसिन। आप इसको याद रखें, जी और सी, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, और थायमिन और एडेनोसिन के बीच में हमारे 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं। ये भी आप याद रखना। ये वैसे इसके बारे में तो बहुत बार देख लिया हमने। अब हम आगे बात करते हैं। 2 परियोजनाएं होती है, एक तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट और एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहली बात करते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट की। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी अवधि थी हमारे 1992 से लेकर 2005 तक की। ये क्या 2013 लिखा है लेकिन 2005 है, कितना 2005 तक की है। और इसीलिए ये कितने साल की, 13 साल की परियोजना है। 13 साल की परियोजना है, 2005 तक ये खत्म हो जाती है हमारी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 1992 से शुरू होता है, 13 साल तक चलती है, 2005 में ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है। बात करें इसमें पैसे किसने दिए इस प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट में पैसे किसने दिए, तो इसमें सार्वजनिक वित्त व्यवस्था थी, मतलब सभी देशों की सरकारों ने, बहुत सारे देशों की सरकारों ने मिलकर इसमें पैसे दिए। अब इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था, मानव जीनोम के डीएनए अनुक्रम का पता लगाना है। अर्थात जो हमारे डीएनए के कोड होते हैं, डीएनए के अंदर जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं, उन कोड के माध्यम से हमें क्या करना है, पूरे पूरे डीएनए की मैपिंग करनी है। अर्थात डीएनए के अनुक्रम का पता लगाना है कि कौन सा जीन किसके
व्यक्ति में कहाँ पे पाया जाता है, अर्थात डीएनए का एक अनुक्रम होता है, उसको फिक्स करना है, और जीने का अनुक्रम होता है, उसका पता लगाना इसका उद्देश्य है। महत्व की बात करें तो यदि किसी निश्चित जीन में यदि किसी निश्चित जीन में कुछ परिवर्तन के कारण कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए, तो यदि किसी निश्चित जीन में कुछ परिवर्तन के कारण कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, तो जो जीनोम डेटाबेस में हमारे पास पहले से ही है, उससे उसकी तुलना करेंगे और उस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? उस बीमारी के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार बीमारी से निपटने के लिए अधिक उपयुक्त और सटीक कदम उठाए जा सकते हैं। ये हमने देखा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। 13 साल का प्रोजेक्ट था, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया ही काम करेगी, हम भी काम कर रहे हैं। हमने अपना प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम का नाम क्या है? हमारे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, GIP। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? जीन मैपिंग की एक परियोजना है। क्या है ये? जीन मैपिंग की एक परियोजना है, जिसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा मंजूरी दी गई। किसने मंजूरी दी है इसको? जैव प्रौद्योगिकी विभाग या बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, इससे इसको मंजूरी मिली है। यह परियोजना भारत के प्रमुख 20 अनुसंधान संस्थान है, इनकी एक सम्मिलित परियोजना है। जो भारत के जो बड़े बड़े 20 अनुसंधान संस्थान है, उन सब ने मिलकर ये योजना बनाई है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान और बहुत सारे IIT कॉलेज इंस्टीट्यूशन शामिल है। IISc जो बेंगलोर है, जो इसको नोडल बिंदु के रूप में काम में लिया गया है। अर्थात ये जो हमारा GIP है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसका नोडल विभाग किसे बनाया गया है? हमारे IISc बेंगलोर को। अब उद्देश्य की बात करें तो विविधतापूर्ण जो भारतीय जनसंख्या है, इसकी जेनेटिक विशेषताओं और बीमारियों की जो प्रकृति है, ये प्रंति नहीं है, ये प्रकृति है। उनकी जो प्रकृति है, इस प्रकृति को गहराई से समझने के लिए उनकी जो विशेषताओं बीमारी की प्रकृति है, वो गहराई से समझने के भारतीय संदर्भ जीनोम का एक डेटाबेस तैयार करना है। अर्थात इनका जो जीनोम है, उनके लिए एक डेटाबेस तैयार करना है। ये परियोजना 2 चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में तो हम भारत के अलग अलग जगह से 10,000 लोगों के नमूने लेंगे। 10,000 लोगों के नमूने लेंगे। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे? पूरे देश से लगभग सभी क्षेत्रों से सारे नमूने लेंगे। फिर क्या करेंगे? भारतीय जीन पूल के मानचित्रण से स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा और जीवन विज्ञान में नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। इससे बात करेंगे हम आगे कि व्यक्ति आधारित सटीक दवाओं का विकास किया जाएगा इससे, ताकि वह किस एरिया में कौन सी बीमारी होती है, किस बीमारी के कारण क्या होता है, उसका क्या इलाज हो सकता है, तो सटीक दवाओं का विकास किया जाएगा व्यक्ति आधारित। विभिन्न जो हमारे निर्जातीय समूह है, उनमें रोगों की जो प्रकृति है उसको समझा जाएगा। फिर प्रांति आ गया, प्रकृति है, प्रांति नहीं है, रोगों की जो प्रकृति है इसको समझना। फिर बात करें भविष्य में हो सकने वाली जो बीमारियां हैं, उनका पूर्वानुमान और पूर्व तैयारी की जा सकेगी। भारत के विभिन्न निर्जातीय समूहों और उनके जो आनुवंशिक मूल है, उनका पता लगाना। तो ये सब हम इस जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कुछ आशंकाएं, कुछ कमियां हैं। कमियों की बात करें तो इससे बहुत सारी कमियां रहती हैं। कमियों की बात करें, एक तो हमारी चिकित्सकीय नैतिकता बढ़ती है। अर्थात कई बार क्या होता है, आप अमीर है उनके तो जीनों को ठीक कर दोगे, जो गरीब है वो तो बीमार ही रह जाएंगे। बात करें राजनीतिक रूप से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अर्थात यदि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई बीमारी है, तो यदि विरोधी पार्टी है उसको पता लग जाए इसके बारे में, तो उसको तो राजनीतिक रूप से फायदा हो जाएगा। आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रूप से भेदभाव किया जा सकता है। निजता संबंधी चिंता तो रहती है। अर्थात बीमारी की जो पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी होती है, तो इसको भी छुपाया जाना जरूरी है। निजता की सुरक्षा करनी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर बात करें, एक चीज़ आती है बायोसेंसर। क्या था बायोसेंसर? जैव संसूचन। तो वो उपकरण जिनका उपयोग किसी जैविक विश्लेष्य, मतलब सूक्ष्म जीव या कोई रासायनिक पदार्थ, इसकी उपस्थिति अथवा सांद्रता का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या? वो उपकरण जिसका उपयोग क्या है, किसी जैविक विश्लेष्य जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, इनकी उपस्थिति अथवा सांद्रता का पता लगाने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? जैव संसूचन कहलाते हैं, जिन्हें बायोसेंसर भी कहते हैं। जैव संसूचन की बात करें तो जैव संसूचन 3 घटकों से मिलकर बनता है।
क्या होता है, 3 घटकों से मिलकर बनता है। एक तो वो विश्लेष्य जो पहचानता है और संकेत उत्पन्न करता है, दूसरी बात संकेत ट्रांसड्यूसर, और तीसरा रीडर डिवाइस। 3 चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। तो बात करें तो पहला तो होता है कैटेलाइट, अर्थात जो विश्लेष्य को पहचानता है, संकेत उत्पन्न करता है। दूसरा फिर हमारा संकेत ट्रांसड्यूसर, और तीसरा रीडर डिवाइस जो सिग्नल देगा कि भैया ये महिला प्रेग्नेंट है, इस व्यक्ति का डायबिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें इसी से पता लगाई जाती है, कौन प्रेग्नेंट है, किसी का डायबिटीज़ है, किसी के शराब पिए कि नहीं पिए, तो ये सब चीज़ें इनसे पता लगाई जा सकती है। बात करें उदाहरण की, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का पता लगाना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का पता लगाने के लिए ग्लूकोज ऑक्सीडेज अभिक्रिया काम में लेते हैं। रक्त में यूरिया का पता लगाना, यूरिएज से महिलाओं में गर्भावस्था का पता लगाना। तो बायोसेंसर इनके जरिए सब पता लगा लेते हैं। फिर बात करते हैं हमारे जैव हस्ताक्षर की। किसकी? जैव हस्ताक्षर की बात करें तो कोई भी पदार्थ, अणु या परिघटना जो अतीत या वर्तमान में के कोई भी पदार्थ, अणु या परिघटना जो अतीत या वर्तमान के किसी जीवन का वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती है। किसी जीवन के वैज्ञानिक प्रमाण देती है, उसे हम बायो सिग्नेचर या जैव हस्ताक्षर कहते हैं। कि जैसे हम चंद्रमा पे जीवन था या नहीं था, कैसे पता चलेगा? तो हमारे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ जीवन था या नहीं था। वो सब हमारे जैव हस्ताक्षर कहलाते हैं, कि अतीत में था या फिर हमारे भविष्य में हो सकता है, इनका पता लगाते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवन का जैव हस्ताक्षर था सूक्ष्म जीवाश्म, अर्थात सूक्ष्म जीवाश्म से हम उनके जीवन के बारे में पता लगा लेते थे। एक्सोप्लैनेट है, जो दूसरे ग्रह हैं, वहाँ पे प्रारंभिक जीवन है या नहीं, अर्थात जल के अणु हैं, मीथेन, फॉस्फीन, अर्थात इन गैसों से हम पता लगा लेते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके जिनसे हम पता लगा लेते हैं कि वहाँ या तो भूतकाल में जीवन था या भविष्य काल में जीवन हो सकता है, इसके बारे में। फिर आज का लास्ट देखेंगे हम किसके बारे में? जैव उपचार के बारे में। किसके बारे में? जैव उपचार के बारे में बात करें तो पर्यावरण, मृदा, जल, वायुमंडल, उनमें उपस्थित प्रदूषकों के प्रभाव को कम करने के लिए, जो हमारे मृदा, जल और वायुमंडल में जो प्रदूषक होते हैं उनके प्रभाव को कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? जैव उपचार कहलाता है। तो जैव सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके हम प्रदूषकों के प्रभाव को कम करने का प्रयास करते हैं। कहाँ? मृदा में, जल में और वायुमंडल में। जैव उपचार की बात करें तो जैव उपचार का उपयोग मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थों के रिसाव पर किया जाता है। यदि हमारे जो जल स्रोत होते हैं उनके ऊपर पेट्रोलियम पदार्थ का रिसाव हो जाता है तो उसको हटाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे हमारे स्यूडोमोनास प्यूटिडा नामक जीवाणु है, जो क्या करता है? जटिल पेट्रोलियम यौगिकों को सरल अणुओं में तोड़ देता है, जिससे उनका निम्नीकरण आसानी से हो जाता है। तो ये जैव उपचार के लिए बहुत कारगर जीवाणु है। जैसे हमारा ऑयल जेपर है, ऑयलीवोरस एस है, तो ये हमारे टेरी, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन है, तो ये इस टेरी के द्वारा बनाया गया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे का भाग हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। आप हमारे पुराने वीडियो भी देखिए और आगे वाले आने भी वाले वीडियो भी देखिए। धन्यवाद।